बाद में अगर वो ओवर टाइम करना चाहता है, उसकी स्वेच्छा है, तो उसको उस फैक्ट्री के मालिक को ओवर टाइम देना होगा बराबर के हिसाब से। नहीं चाहता है तो वो नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता कोई भी मालिक उसके प्रति। ये है लेबर लॉस। मगर आज ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इसने नए श्रम कानून बना करके 8 घंटे की जगह पर बंधुआ मजदूरी करने का काम, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का खून चूसने वाले कानून जो बना के रखे हैं, उससे मालिक का फायदा हो रहा है, हमारे मजदूर किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। नए श्रम कानून हो या नई शिक्षा नीति हो, ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट वाली ये संविधान विरोधी है। हमने उस समय भी इसका विरोध किया था जिस समय लॉकडाउन के अंदर में पारित करने का काम किया। तो ये 4 मिनिस्ट्रियां जैसे ही बाबा साहब अंबेडकर को मिली, गांधी जी को बहुत गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि 20 जुलाई 1942 को जब ये आधिकारिक घोषणा की गई, तो 20 जुलाई के बाद में केवल मात्र 19 दिन के बाद, 19-20 दिन के बाद 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के विरोध में गांधी जी ने एक नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू और डाई। अब अंग्रेजों को भारत में नहीं रहने देंगे किसी भी कीमत पर। ये अछूतों को अधिकार दे रहे हैं, करो या मरो का नारा दिया। और उस गांधी जी के बारे में जो पढ़ाया जाता है गीतमालाएं लिख करके कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ना ढाल उठाई ना तलवार चलाई और देश को आजादी दिलाई, अहिंसा के पुजारी कहा जाता है उनको। वो गांधी जी हिंसा करने का आदेश दिए, डू और डाई। इसमें कौन सी अहिंसा है भैया? पता नहीं हमारे लोगों को सब समझ में आते कि नहीं आते। जो कहता है कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, रघुपत राजव सीताराम के नाम पर उन्होंने भजन गा करके देश को आजादी दिला दी अंग्रेजों के विरोध में, अब हिंसा करने का आदेश दिया गांधी जी ने। करो या मरो का कहा, भयंकर हिंसा हुई, कत्लेआम हुआ लोगों का। और उस समय जितना रेवेन्यू भारत से इकट्ठा होता था, उस रेवेन्यू को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इंग्लैंड से पैसा मंगाने के लिए चिट्ठी लिखी गई, उस हिंसा पर काबू पाने के लिए विदेश से पैसा, इंग्लैंड से पैसा भेजा जाए, ऐसा भी ऐतिहासिक दस्तावेज है। तो उधर अंग्रेज जो बैठे हुए लोग हैं, वहां कहा गया कि जिस भारत को हमने कुछ कमाने धमाने के लिए, कुछ प्रॉफिट के लिए गुलाम बना के रखा हुआ है, अगर उसको चलाने के लिए वहां पर हमको इधर से पैसा भेजना पड़े, ऐसे भारत को अब हम रखने वाले नहीं है, हम जल्द ही आजाद करने वाले। बीबीसी लंदन से जब यह घोषणा हुई, तो मुट्ठी भर जो मनवादी विदेशी लोग हैं, जो वर्तमान में शासक वर्ग है, खुशी की लहर दौड़ गई। मगर दूसरी बात भी कही उस बीबीसी लंदन के उस अनाउंसमेंट में कि हम भारत छोड़ेंगे तो जरूर, मगर आपको कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हुए नहीं छोड़ेंगे। हमारे जाने के बाद इस देश को आप कैसे गवर्न करोगे, कैसे चलाओगे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, उसके नियम कानून क्या होंगे, उसका एक कच्चा ड्राफ्ट पहले हमको आपको दिखाना होगा। कोई भी ब्राह्मण को नहीं पता था कैसे चलाएं, वो तो केवल गैर बराबरी पर आधारित मनुस्मृति पर चलाने वाले लोग थे। और उस मनुस्मृति को भी बाबा साहब अंबेडकर ने चलाने का काम किया था। इसलिए मनुस्मृति में क्या, उस संहिता में क्या लिखा हुआ है, इस बात को जला करके अंग्रेजों को पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो अंग्रेज जान गए कि ये तो बकवास है, सारा का सारा कचरा है, इसको तो डॉक्टर अंबेडकर जैसा महान व्यक्ति किसी किताब को जला रहा है, जो पुस्तक प्रेमी आदमी है, उसने जला दिया। इसका मतलब इसमें क्या है, अंग्रेजों को दुनिया भर के लोगों को पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो जो मनुस्मृति हमारे लिए काला संविधान था, उसके बारे में पढ़ करके सारे देश दुनिया के लोगों ने जान लिया। और ये लिखा हुआ है इसके अंदर में, महिलाओं के लिए इतनी बड़ी भयानक बातें,
अछूतों के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो इस पर तो किसी भी हालत में हम आपको छोड़ के जाने वाले नहीं है। कच्चा ड्राफ्ट बताओ। तो कोई भी ब्राह्मण जो आज दावा ठोकते हैं कि संविधान हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया, दिमाग में तो भूसा भरा पड़ा है ना, कचरा है उनके में। सिवाय षड्यंत्रों के अलावा कुछ है ही नहीं उनके दिमाग में। लड़ाना, झगड़ा, आपस में मार काट, फसाद, ये उनके खून में बसा हुआ है। षड्यंत्र करना। तो कांग्रेस ने उस समय बाबा साहब अंबेडकर को काम पे लगाया कि ये सारे देश भर में राष्ट्रव्यापी शक्ति खड़ी कर रहे हैं भाग भाग करके, इनको रोका जाए। और रोकने के लिए सबसे पहले संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बना करके, इनको चेयरमैन बना करके, इनको जो है इस काम पर लगाया जाए कि तुम अपना लिख लो जो भी लिखना है आपको। ये संविधान लिखने की जिम्मेदारी डॉक्टर साहब आपकी है। और इस बात को गांधी जी ने भी कहा, मगर नेहरू जी उस समय विरोध कर रहे थे। अरे आपने बापू इनको काम दे दिया, ये तो सारा सत्यानाश कर देंगे हमारा, डॉक्टर अम्बेडकर। दो नेहरू जी की उस समय बहुत ज्यादा जो नाराजगी थी। तो बापू ने समझाया, तुम चेले हो ना हमारे, हमने उनको काम दिया है, तुम चेले बने रहो, गुरु तो मैं हूं, क्यों परेशान हो रहा है? डॉक्टर अंबेडकर जितना लिखेंगे लिख लेंगे, जब लागू करने की बात आएगी तो नेहरू तू प्रधानमंत्री होगा, कितना लागू करना है संविधान को, कितना लागू नहीं करना है देख लेना, अभी तो काम पे लगाने दे उसको। भयंकर षड्यंत्र था उस समय चल रहा था। मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये जो वोट का अधिकार है उसके तहत ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। किसी कक्षा 1 से लेकर के MA PhD तक किसी भी सिलेबस में, राजनीति शास्त्र से लेकर के समाज शास्त्र तक किसी भी शास्त्र में आपको ये मिलने वाला नहीं है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने जो वॉल्यूम्स लिखे हुए, जो हमारे घरों में किताबों में सजे रहते हैं, पूरा वॉल्यूम 1 से लेकर 24-25 तक जो है हिंदी में, अंग्रेजी में, जो अंबेडकरवादी लोग हैं उनकी अलमारी सजी रहती है, मगर किसमें क्या है पढ़ के नहीं देखते कोई भी। वो जानते हैं पढ़ेंगे तो लोग हमारी जिम्मेदारी लगाएंगे, अरे आप इतने तो ज्ञानी है बाबा साहब के बारे में, आप समाज को बताते क्यों नहीं है? तो वो तो चमड़ी बचाओ लोग हैं। इतना समय कहां उनके पास बताने के लिए? केवल बाबा साहब के चित्र पर माला पहनाए 6 दिसंबर को, बाबा साहब अंबेडकर मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा, नारे लगाए, हो गया काम बस बाबा साहब का। ये तो वामसेफ संगठन के जो पागल लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, दिनों रात 24 घंटे 365 दिन के लिए कम पड़ जाते हैं उस मिशन को सींचने के लिए, खून पसीना लगा करके। केवल 6 दिसंबर और ये जो जन्मदिन मनाने से ये काम थोड़ी होने वाला है। ये तो लगातार निरंतर हो। अगर ऐसा ही होता तो बुद्ध से बड़ा कोई महान वैज्ञानिक, बुद्ध से बड़ा कोई संगठन करता इस दुनिया में है कोई? क्या ये बात बाबा साहब को समझ में नहीं आती थी? वो बुद्ध के सामने ही अगरबत्ती कैंडल सुलगाते रहते, फिर देशव्यापी संगठन काहे के लिए खड़ा करते वो? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि संगठित शक्ति से ही हम लोग कोई बदलाव कर सकते हैं। संगठन ही वो ताकत है, वो शक्ति है जिससे हम ये मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं, अपने लोगों को अधिकार बहाल करवा सकते हैं। संगठन चाहिए। साथियों, उस वक्त पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के तहत बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। बाबा साहब संविधान के बहुत महापंडित थे, इसलिए नहीं बनाया, उनको राष्ट्रव्यापी संगठन से रोकने के लिए रोका गया, बनाया गया। और उनके पास जो विद्वता थी उसका उपयोग कराया गया। एक तीर से 2 निशान किए उस समय के कांग्रेसियों ने। साथियों, उसके बाद बहुत सारा कुछ बीच की कहानी है, सवेरे से शाम तक लगातार बताएंगे तो भी खत्म होने वाले नहीं है। समय की पाबंदी है दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को देश को सो कॉल्ड आजादी मिली, और जिस गांधी जी को ब्राह्मणों ने इस्तेमाल किया, शायद गांधी जी को भी एहसास नहीं होगा अपने जीवन में
कि मेरा किस भयानक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ये मुट्ठीभर जो ब्राह्मण लोग हैं गांधी जैसे व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे ही आजादी पर हस्ताक्षर सत्ता का ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर ऑफ द पावर के बिल पर साइन हो गया, उस समय आजादी का बिल पास नहीं हुआ भारत का। ये गलत फहमी में जी रहे हमारे लोग, पढ़े लिखे लोग, जो बहुत सारे लोग हैं। ट्रांसफर ऑफ द पावर का बिल पारित हुआ। फ्रीडम एट मिडनाइट नाम की किताब है। सत्ता अंग्रेजों के पास थी, अंग्रेज लोग जाने के लिए तैयार हो गए नियम शर्तों के आधार पर, और सत्ता अंग्रेजों से ब्राह्मणों को ट्रांसफर हो गई, यानी ट्रांसफर ऑफ द पावर, सत्ता की शक्ति का हस्तांतरण हो गया। अंग्रेज भी विदेशी, ब्राह्मण भी विदेशी, डीएनए के आधार पर। एक विदेशी जा रहा है दूसरे विदेशी के हाथ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सत्ता सौंप रहा है। ट्रांसफर ऑफ द पावर है, सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। और उन्होंने इस देश के अंदर में अफवाह फैला दी, हम आजाद हो गए। भाई आज तक आजाद नहीं हुए। देश आजाद हो गया, मगर देश में रहने वाले जो बहुसंख्यांक लोग हैं वो पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलाम है। जैसे ही 15 अगस्त को देश आजाद हुआ 1947 में, 1947 को, मतलब सोकल्ड रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, ब्राह्मणों को लगा अब गांधी जी की जरूरत नहीं है, अब हमारे नाम पर सत्ता हस्तांतरण हो गई, अभी क्या जरूरत है बुढ़े की, इसको ठिकाने लगाओ। 15 अगस्त 1947 तारीख के साथ बता रहा हूं, आप लोग जानते होंगे, इसके आगे की कहानी नहीं जानते हैं। 30 जनवरी 1948, 20 का गैप कितना होता है? 15 दिन अगस्त के, 30 दिन सितंबर के, 45, फिर अक्टूबर के 30, यानी 2 महीना, 5.5 महीने आपने कैलकुलेट कर ले, 5.5 महीने के अंदर में ही ब्राह्मणों ने गांधी जी को गोली से उड़ा दिया, नाथूराम गोडसे ने। और यह बात लोगों को मालूम ना चले कि एक ब्राह्मण ने गांधी जी की हत्या किया है, इस पर पर्दा डालने के लिए मारने वाला जो नाथूराम गोडसे था, सबसे पहले उसका खतना करवाया। डॉक्टर मुंजे के यहां पर महाराष्ट्र में उसके हॉस्पिटल में पहले उसका खतना कराया गया, डॉक्टर मुंजे के दवाखाने में, हॉस्पिटल में। उसके बाद में फिर गांधी को गोली मारी गई 30 तारीख को जनवरी में, 5.5 महीने के बाद, शो कॉल्ड आजादी के। खतना क्यों कराया गया? क्योंकि गोली मारते समय अगर वो पकड़ा जाए, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, देखा जाए, तो देश में यह अफवाह फैलाई जा सके कि गांधी को एक मुसलमान ने मार दिया, तो इसके आधार पर मुसलमानों को कत्लेआम कराया जाए पूरे भारत भर में। वही हुआ, ऐसा ही हुआ। गांधी को भी मारा और मुसलमानों को भी काटा। कि गांधी जी की हत्या, महान राष्ट्रभक्त देश के राष्ट्रपिता की हत्या एक मुसलमान ने किया है, कौन वेरीफाई कर रहा है 3 दिन में, बताओ? गांधी को किसने मारा? देखा, कपड़े उतारे, अरे मुसलमान ने मारा। अबे गांधी को मुसलमान ने नहीं मारा, गांधी को ब्राह्मण ने मारा। सारे देश भर में मुसलमानों को हिंसा का शिकार बनाया गया, काटा गया। इतना भयानक खेल चला देश के अंदर में। साथियों, गांधी जी पॉपुलैरिटी में, विश्वसनीयता में, जो ब्राह्मण धर्म के अनुसार में 4 वर्ण पाए जाते हैं, ब्राह्मण सबसे ऊपर,
पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, संपत्ति रखेंगे और आवश्यकता जरूरत पड़ी तो हथियार भी चलाएंगे। ये 4 महत्वपूर्ण अधिकार उन्होंने अपने पास सुरक्षित रखे। अपने से नीचे एक सीढ़ी जो है क्षत्रिय के लिए कहा, ये पढ़ सकते हैं, संपत्ति रख सकते हैं, हथियार चला सकते हैं, मगर पढ़ा नहीं सकते हैं। गुरु बनने का अधिकार क्षत्रियों को नहीं होगा। पढ़ाना किसको है, किसको नहीं है, ये हम तय करेंगे। ये 4 अधिकार उन्होंने अपने पास रखे। अपने से नीचे वाले को एक कम कर दिया, 25% कम हो गया। फिर उससे भी नीचे तीसरे वर्ण में गांधी जी का जन्म हुआ, वैश्य के रूप में। मोड़ बनिया थे। मोड़ बनिया आसान नहीं, बहुत खतरनाक होता है। ऐसा गुजरात में जब मैं गया तो गुजरात के लोगों ने बताया कि गुजराती में एक कहावत है सर, कोड़ सारो पर मोड़ नहीं सारो। आपके शरीर में कोड़ हो जाए वो ठीक है, मगर मोड़ ठीक नहीं है। मोड़ बनिया बहुत खतरनाक होता है, बाकी के सारे बनिया उससे डरते हैं। वो मोड़ बनिया गांधी जी थे। तीसरे वर्ण में आते थे। ब्राह्मणों ने जो धर्मशास्त्र बनाए उसमें तीसरे वर्ण में थे, मगर पॉपुलैरिटी में वो पहले नंबर पर ब्राह्मणों के भी बाप बन गए थे। ब्राह्मण को ये नाक बार गुजरती है कि आप नीचे रहो, हमसे ऊपर बनने की कोशिश मत करो। मगर अपने अभ्यास से अपने सारे देश भर में घूम फिर करके, भले ही उन्होंने ब्राह्मणवाद के लिए काम किया हो, गांधी जी ने उसको मजबूत करने का काम किया, वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, मगर ब्राह्मणों को फिर भी यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि गांधी हमसे ऊपर जा रहा है, इसको ठिकाने लगाना होगा। और उसी के तहत उन्होंने उसको ठिकाने लगाया। और नाथूराम गोडसे आज, मुझे लगता है आज नहीं तो कल, नाथूराम गोडसे को भी ब्राह्मण जो गांधी जी का हत्यारा है उसको भी भारत रत्न दे देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। एक हत्यारे को भी, एक तरफ नाथूराम गोडसे भी उनके लिए भगवान है और गांधी भी उनके लिए भगवान है। मतलब कितना भयंकर दोहरा चरित्र है। और बाबा साहब अम्बेडकर भी भगवान है उनके लिए, इनके पुतले फूकने का काम करते थे। मतलब मैं ये कहता हूं कि ब्राह्मण वो बैक्टीरिया है जो किसी भी टेम्परेचर पर अपने आप को जिंदा रख सकता है। इतना खतरनाक बैक्टीरिया है। कितनी भी सर्दी हो, माइनस में 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है, बर्फ जमी हुई है, वहां भी जिंदा रहेगा। और 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर में अगर लौ जल रही हो, उधर आदमी को सामने खड़ा करो, सारा झुलस जाए, आग जल जाए उस आदमी में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, वहां भी जिंदा रख सकता है अपने आप को। उचित अवसर की तलाश में रहता है बस। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को फूटी आग नहीं देख सकते थे, कच्चाधारी गैंग के लोग, संघी लोग, 11 दिसंबर 1947 को इसी रामलीला मैदान दिल्ली में बाबा साहब के पुतले फूकने का काम जिन आरएसएस के लोगों ने किया हो, आज वही आरएसएस बीजेपी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर 4 धाम बना रहे हैं। उनकी जन्मदिन और मरणदिन मना रहे हैं। और हमारे भोले भाले लोग जो है, पढ़े लिखे लोग भी, अरे शायद बीजेपी के लोग सुधर गए हैं, अभी देखो कितने बढ़िया लोग हैं, अरे बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं, बूंदी मिठाई बंटवा रहे हैं, कितने अच्छे लोग हैं। अच्छे नहीं है, आपका सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं ब्राह्मण वो बैक्टीरिया है जो किसी भी टेम्परेचर पर अपने आप को जिंदा रख सकता है। हमारे लोगों को सावधान रहना होगा हर समय। कितना भी कोड़ी हो, बदबू आ रही हो, बददिमाग हो, पागल हो, कुछ भी हो, फिर भी वो बहुत होशियार होता है। ये बात आप लोगों को समझनी होगी। साथियों, 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान के तहत आपको अपना वोट डालने का अधिकार मिला। और वोट डालने का अधिकार मिला आपको राजा बनने के लिए।
मगर काशीराम साहब के जागरण के पहले तक हम लोग दूसरे लोगों को ही, उन्हीं ब्राह्मणों को राजा बना रहे थे कांग्रेस संगठन के द्वारा, जिन्होंने हमारा सत्यानाश किया। ये राजा बनने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने आपको दिलाया, और जो आज आपको वोट मांगने के लिए भीख मांगते हैं, वोट की आपके घरों में आकर के आपके पैर पकड़ते हैं, उनके बाप दादे उस वोट के अधिकार का विरोध कर रहे थे, आज उनकी औलादे आपसे भीख मांग रही है वोट दे रहे। भैया बाबूजी जरा देख लीजिए, आपका वोट चाहिए, पूरे मोहल्ले का, परिवार का वोट चाहिए आपका। वो ब्राह्मण चाहे कांग्रेस से टिकट लेके आए, चाहे वो भाजपा से लेके आए, चाहे वो आम आदमी पार्टी से लेके आए, चाहे वो सपा से बसपा से लेके आए, मगर क्या करता है, आज वोट की भीख मांग रहा है। ताकत आपके हाथ में है, मगर उस वोट की वैल्यू आज ईवीएम के द्वारा उन्होंने शून्य कर दिया। जीरो, वोट वैल्यू जीरो हो गई। काशीराम साहब पामसेप के संस्थापक सदस्य रहे, बाद में पार्टी बनाई, वोट की वैल्यू उन्होंने लोगों को समझाई, नारा दिया देश के अंदर में, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसा नारा दिया। आम से आम आदमी को, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को यह बात समझ में आई, वोट तो हमारा है, राष्ट्र तो वास्तव में इन लोगों का है। नहीं नहीं नहीं, काशीराम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा। अब ये चलने वाला नहीं है, नहीं चलेगा। वोट हमारा है तो राजा भी हमारा होना चाहिए। ऐसा लोगों के गांव गांव में जब ये बातें समझ में आई, अनपढ़ जाहिल लोगों तक को भी समझ में आई काशीराम साहब की कही हुई, तो इस बात से इंदिरा गांधी को नींद नहीं आई कि ये बात 200% सही है और इनके लोगों को समझ में आ रही है। काशीराम जी निकल पड़े हैं, इसको कैसे रोका जाए। वो रोकने के लिए सबसे पहले केरला स्टेट के अंदर में पारुल कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1981 के अंदर में बाई इलेक्शन होता है, और उस बाई इलेक्शन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर उपयोग करने का काम इंदिरा गांधी ने करवाया। आज जो आप ईवीएम पर बटन दबा रहे हो ना, बहुत सारे हमारे साथियों का, मेरा भी जन्म नहीं हुआ था उस समय, 1982 का जन्म है मेरा, तो वो ईवीएम को सबसे पहले, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काशीराम साहब के इस नारे की हनक जो है वो पूरे भारत में फैल गई थी, और कांग्रेस को पूरा हड़कंप मच गया था कि ये काशीराम जो गांव गांव घूम रहे हैं, ये हमारा सत्यानाश तय करेंगे। इसलिए ईवीएम की शुरुआत वहां से 81 से होती है, और 81 से कितना पेशेंस रखा ब्राह्मणों ने कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा, रूलिंग अपोजिशन में होने के बाद धीरे 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 उसको एक कानूनी अमलिया जामा पहना करके 2004 में फाइनल ताबूत की आखिरी कील ठोक दिया। कांग्रेस 2004 में ईवीएम के द्वारा घोटाला करके देश की सत्ता पर काबिज हुई, 2009 में फिर घोटाला करके देश की सत्ता पर काबिज हुई। 10 साल हो गया। ये 10 साल में बीजेपी के लोगों ने सारे सबूत इकट्ठा किए। एल के आडवाणी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जीवीएल नरसिम्हा राव जो आज राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के, ये लोगों ने, कांग्रेस ने कैसे कैसे घोटाला किया उस समय 10 सालों में ईवीएम से, वो सारा घोटाला पकड़ने का काम किया, और सारे घोटाला पकड़ने के बाद में सबूतों के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में केस लेके गए। दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में दाखिल करने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को यह निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वर्तमान जो ईवीएम मशीनें हैं, इनसे फ्री
फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता है। फ्री मतलब मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव इन मशीनों से नहीं हो सकता। ऐसा पैरा नंबर 29 में 8 अक्टूबर 2013 को भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जजमेंट सुनाया। मगर किसी के अखबार के फ्रंट पेज पर यह बात छप करके नहीं आई। फ्रंट तो छोड़ो, अखबार के पिछवाड़े तक पे भी छाप के नहीं दिया उन्होंने, जिससे कि आप लोगों को, देश के नागरिकों को यह जानकारी हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीनों के ऊपर इतना बड़ा फैसला दिया है। कोई चर्चा नहीं, कोई टीवी पर डिबेट नहीं, किसी अखबार में कोई चर्चा नहीं। 2013 8 अक्टूबर, ये वोट का अधिकार शासक बनने की बात जो कह रहे हैं ना आप लोग, ये वोट की वैल्यू जीरो कर दिया ईवीएम ने। और कांग्रेस के द्वारा जो घोटाला करके चुनाव जीता गया, तो आरएसएस, मोहन भागवत, लालकृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सभी कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में गुप्त समझौता हुआ। अरे भाई आप क्या कर रहे हो कांग्रेस के लोगों, यानी कांग्रेस ने कहा बीजेपी के लोग आप क्या कर रहे हो, भागवत जी आप क्या करवा रहे हो, आडवाणी को रोको, ये रथ यात्रा लेके जा रहे हैं, सारे देश दुनिया में नंगे हो जाएंगे हम कांग्रेस के लोग, ये घोटाला आपको पता चल गया है, ठीक है, मगर चुप रहो, तुम चुप रहो। बोले हमारे चुप रहने से क्या फायदा, हम क्यों रोके आडवाणी को। बोले तुम 10 साल घोटाला कर लो, हम चुप रहेंगे, आपको पता चल गया है। ये देश का चुनाव आयोग हमने अपॉइंट किया है 2013 में, कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है नहीं थी। देश में सारे जो जिलाधिकारी है हमने अपॉइंट करके रखे हैं कांग्रेस की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का जज हमने अपॉइंट किया हुआ है, हमारी सरकार ने किया है। सारी प्रशासनिक मशीनरी सब हम आपके नियंत्रण में देते हैं, मगर ये जो घोटाला है वो देश की प्रजा दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। चलिए चुप रहो, आप भी सरकार बना लो। बीजेपी ने कहा हाँ अभी बराबर है, तुमने 10 साल किया, हम भी 10 साल करते हैं। 2014 में घोटाला करके चुनाव जितवाने का काम कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी को करवाया। और जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो हमारा ही संगठन, हमारा ही पूरी पार्टी थी देश भर में, बहुजन मुक्ति पार्टी, 14 के चुनाव के बाद 2015 में 20 जनवरी जब आती है, तो पूरे देश भर के अंदर में 550 जिलों में ईवीएम मशीनों की अर्थी उठाने का काम हम लोगों ने किया। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए हमारे कार्यक्रम के बाद में, ईवीएम अर्थी उठाओ अभियान, पहले नंबर पे बहुजन मुक्ति पार्टी का नाम आएगा। 20 जनवरी 2015 तारीख के साथ बता रहा हूं सारा जो है। और उसके बाद 2015 में महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, 16 में बिहार में हुआ, झारखंड में हुआ, 17 बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, सभी देश के राज्यों में हम लोगों ने चुनाव लड़ाया। और वो घोटाला हमने भी पकड़ने का काम शुरू किया। मैदान में भी लड़े मेश्राम साहब, और कोर्ट में भी हमने लड़ने का काम शुरू किया। तब जाकर के 24 अप्रैल 2017 को, 11 मार्च 2017 को रिजल्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश का 11 मार्च को रिजल्ट आया, यूपी सहित 5 राज्यों का। और 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय आया, जिसमें मेश्राम साहब ने यह मांग की थी कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अमल नहीं कर रहा है, 100% वीवीपीएटी मशीन नहीं लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस पर अमल क्यों नहीं करवा रहा है।
तो 100% बूथों पर वीवीपीएटी मशीन लगाई जाए, ऐसा वामन मेश्राम साहब के उस केस का निर्णय आया 24 अप्रैल को। और सारे देश भर में जो आज 15-20 लाख बूथों पर जहां भी वीवीपीएटी मशीन लगती है, वो मेश्राम साहब की बदौलत लगती है। मगर चुनाव आयोग ने वीवीपीएटी मशीन तो लगाई, मगर ऐसे रूल बनाए उन्होंने 56C, 56D, 49MA नाम के रूल बनाए। उन नियमों के तहत 100% काउंटिंग नहीं हो सकती वीवीपीएटी मशीनों की। केवल पूरी विधानसभा में 5 मशीनों की गिनती होगी, बाकी सब में घोटाला होगा। तो आज जो कांग्रेस कह रही है कि हमें पर्ची दिखाओ बटन दबाने के बाद, ये लड़ाई तो बहुत पहले से लड़ रहे हैं हम लोग। हमें पर्ची दिखाओ। अभी 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, 5-6 घंटे तक सुनवाई हुई। फिर कल 24 अप्रैल की डेट लगी। 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुरक्षित रख लिया, फैसला सुनाना था। बहस के बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों से सवाल पूछा कि आप 100% मशीनों की पर्ची क्यों नहीं दिखाते हो, इनको पर्ची दिखाओ, वोटर के हाथ में दे दो। तो कल जो सुरक्षित किया हुआ फैसला था, ये लोग सोच रहे होंगे शायद निर्णय आ जाएगा, मगर कोर्ट में फिर से उसकी दलीलें शुरू हो गई। वो आज भी सुरक्षित है। जब कोर्ट ने पूछा चुनाव आयोग के वकील से, आप पर्ची क्यों नहीं देते हो मतदाताओं के हाथ में, तो वो कहते हैं कि इससे जो है बहुत बड़ा रिस्क है, खतरा होगा इससे, और इससे गोपनीयता से समझौता होगा। तो चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट पूछता है, जज साहब पूछते हैं कैसे? अरे वही अधिकारी, वही वोटर है, वही बटन दबा रहा है, वही पर्ची हाथ में ले रहा है, बक्से में डाल रहा है, इससे गोपनीयता कैसे भंग होगी? बे कोई जवाब नहीं उसका, चुप हो गया एकदम से वकील। बोले पर्ची बाहर जा सकती है। अबे तुम्हारा इतना सारा प्रशासन है, बाहर कैसे जाएगी? समय ज्यादा लग सकता है। फिर दूसरा सवाल पूछा, तुम कितने दिन बाद इस डाटा को रखते हो, कितने दिन तक रखते हो? 30 दिन तक, 45 दिन तक, 6 महीने तक, कितने दिन तक रखते हो? तो 6 महीने। अच्छा, 6 महीने तक वो इंक रहती है क्या? आप एटीएम की पर्ची निकालो, दूसरे दिन साफ मिलती है आपको। पेट्रोल भरवाओ, दूसरे दिन साफ। इस इंक की कितनी गारंटी है जरा बताओ तो? चिड़ी चुप, कोई जवाब नहीं। फिर फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, कहा वकील साहब चुनाव आयोग का उस कंसर्न अथॉरिटी को लेके आओ, उस सक्षम अधिकारी को पेश करो हमारे सामने जो इन सारे सवालों का सटीक जवाब दे सके। अभी वो मामला लटका पड़ा है। चुनाव 7 चरण में होगा। 2 तारीख को, 2 जून को लास्ट होगा चुनाव, 4 को रिजल्ट आएगा। कुछ भी हो सकता है। इसलिए बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री जी के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं जनता को। वो राम मंदिर, अरे कितनी हैरान कर देने वाली बात है। राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ भी बताने के लिए नहीं है इनके पास। देवी देवता, भगवान, चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है इनके ऊपर में। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो चुनाव आयोग के रूल्स के विरोध में है। क्यों नहीं रोका जा रहा है प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को? कौन से क्लॉज में लिखा हुआ है चुनाव आयोग के कि जाति, धर्म के नाम पर, ईश्वर, अल्लाह के नाम पर वोट मांग सकते हैं?
और ऐसे ऐसे बयान जिम्मेदार लोग दे रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री खुद बयान दे रहे हैं मुसलमानों के विरोध में। ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। ये संविधान द्रोही लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। जो संविधान द्रोही है वो देशद्रोही है। जिस संविधान की शपथ लेकर के, सौगंध खा करके उस संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी, और अगर वो ऐसा संविधान विरोधी कृत्य करता है तो वो राष्ट्रद्रोही है। दोस्तों, इस बात को हमारे लोगों को जानना होगा और लोगों को समझाना होगा। सारा विपक्ष एक तरफ और बीजेपी अकेली एक तरफ, वो भी संविधान के विरोध में जाकर के। तो ये सारा ड्रामा चल रहा है। मैं तो ये कहता हूं माननीय चुनाव आयोग महोदय से, कहा है कोई चुनाव की नौटंकी करा रहे हो आप लोग भाई? आपका भी समय बर्बाद हो रहा है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड का नौटंकी करते हो। लार्जेस्ट नौटंकी तंत्र में आपने बदल दिया भारत की लोकतंत्र को। आप बगैर चुनाव के ही सर्टिफिकेट दे दो भाजपाइयों को। फालतू में पैसा बर्बाद हो रहा है। मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, सूरत के गुजरात के सूरत में अभी पहले चरण का चुनाव हुआ और वहां क्या हुआ? 18 लोगों ने नॉमिनेशन किया। कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी किया, भाजपा के प्रत्याशी ने भी किया, बहुजन समाज पार्टी का एक नहीं दो लोगों ने, प्रत्याशियों ने नामांकन किया, तमाम निर्दलीयों ने भी किया। 18 फॉर्म आए। 18 में से 9 प्रत्याशियों के खारिज कर दिए गए, बचे 9। 8 लोगों का फॉर्म विड्रॉ करा दिया गया जबरदस्ती। कांग्रेस का और बसपा का भी विड्रॉ करा दिया गया, पैसा देकर के मैनेज कर दिया। बचा एक बीजेपी का दलाल, उसका नाम ही दलाल है, मुकेश दलाल। वो दलाल बचा अकेला बीजेपी का। अरे टाइटल है भाई, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं किसी को, उसका नाम के पीछे सरनेम है उसका दलाल। वो दलाल को वहां के आरओ ने सर्टिफिकेट दे दिया, जाओ तुम सांसद हो गए, बगैर चुनाव के सांसद। क्या साला नौटंकी हो रही है चुनाव के नाम पर। इसी चुनाव की बात कर रहा हूं मैं अभी। ये देश में चल रहा है। विपक्षी पार्टी के लोग जो भी नॉमिनेशन कर रहे हैं, पहले तो ये कोशिश है, ऊपर से आदेश है, इनके खारिज करो कोई ना कोई कमी निकाल करके। फिर भी हमारे जैसा पागल 24 घंटा लग करके, आप यहां कार्यक्रम बात कर रहे थे हमारे साथी लोग और मैं फोन पे बात कर रहा था। आप भी 3 बजे से पहले तक मैं 9 लोगों को अपना सही फॉर्म कैसे भरा जाए, एक एक कॉलम चेक करके मैं उनको टेलीफोन पे इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रहा था, उनको सही राह दिखा रहा था यहां से। तो कैसे खारिज किया जाए, कैसे विड्रॉ कराया जाए इन लोगों से कम 2-4 प्रत्याशी रह जाए बस केवल। आपको चुनाव लड़ने के अधिकार से कोसों दूर खदेड़ दिया है। सोच भी नहीं सकता हमारा आम आदमी चुनाव लड़ने के लिए। केवल लाइन लगा करके भेड़ बकरियों की तरह से वोट डालो, नहीं भी डालते हो तो भी वो ईवीएम से घोटाला करके आपका वोट ले जाते हैं, चुरा लेते हैं। कहां है लोकतंत्र? साथियों, बहुत भयानक बातें हैं ये। इसलिए हमारे प्रत्येक साथी को इस संदर्भ में समाज को तैयार करना है। अभी आज 25 तारीख है अप्रैल में, नरेंद्र मोदी जी आगरा गए हैं रैली में। मैं आपके सामने हूं, मैं आगरा का ही रहने वाला हूं। मोदी जी आगरा में हैं बीजेपी की रैली को संबोधित करने के लिए। 3-4 दिन से लोगों के घरों में कैद रखा है। 2.5 किलोमीटर का एरिया जो है वहां पर कोई परिंदा भी नहीं मार सकता।
और ये अखबार की खबर है, 2.5 किलोमीटर तक लोगों को घरों में कैद करके रखा है। 2 दिन पहले से एसजीपी ने डेरा डाल रखा है, जो स्पेशल कमांडोज होते हैं उनकी छतों पर, और उसके तहत 50 से अधिक स्थानों पर रूफटॉप ड्यूटी लगाई गई है। छतों पर 24 घंटे वो तैनात है, वहां पर जो है लोगों का जीना दुर्लभ कर दिया है, केवल एक रैली को संबोधित करने के लिए। 50 थानों की फोर्स पड़ी हुई है, पीएससी पड़ी हुई है, और प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, अरे मारना है तो मुझे गोली मारो, मगर मेरे दलितों भाइयों से कुछ भी ना कहो। कैसा घनचक्कर आदमी है भाई, इतनी हाईफाई जेट सिक्योरिटी में रहने वाला आदमी लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी है। जब ऊना कांड होता है तो ये उस समय प्रधानमंत्री का बयान रहता है, और एक 56 इंच की छाती वाला आदमी इतना डरपोक आदमी है। लोगों की जिंदगी दुश्वार कर रखी है। 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा करके रखा हुआ है, सारा रोजगार छीन लिया, सारी शिक्षा खत्म कर दी, लाखों विद्यालय प्राइमरी स्तर के खत्म कर दिए, निजी विद्यालयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। 10,000 रुपए महीने की फीस हमारे कहां से लेके आए हमारे गरीब आदमी, कैसे बच्चे को पढ़ाए। जो 5 किलो राशन की भीख में लाके खड़ा कर दिया है, वो कहां से अपने बच्चों की शादियां कराए। ये देश के हालात हैं साथियों। इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रख करके केवल मात्र चुनाव ही एक रास्ता नहीं है देश के अंदर में, बगैर चुनाव के भी आप इस देश के हुक्मरान बन सकते हो, राजा बन सकते हो, वो भी एक तरीका है, एक आइडिया है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके लिए चलो गांव की ओर, चलो बूथ की ओर, ये नारा हमने दिया हुआ है, मेश्राम साहब का नारा है, चलो गांव चलो बूथ की ओर। जब आप जाएंगे तो एक गांव में एक बूथ पर 50 लोगों को मिनिमम तैयार करो। जहां एक बूथ पर हजारों की संख्या रहती है, चुनाव आयोग के नियम के अनुसार 1000 आबादी वाले जगह पर बूथ बनाया जाता है एवरेज। तो ऐसी परिस्थिति में 1800 की संख्या जा रहती है, एक बूथ पर अगर मात्र 50 लोगों को आप तैयार करते हो आंदोलन जन आंदोलन करने के लिए, तो देश में 12 से लेकर 15 लाख बूथ हैं। अगर मैक्सिमम 15 लाख बूथों की हम बात करें तो 15 लाख गुणा 50 लोग बराबर 15 पन्ना 75 7.5 करोड़ लोग हो जाते हैं। 7.5 करोड़ लोग, मिनिमम 3 करोड़ और मैक्सिमम 15 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करना है केवल आंदोलन करने के लिए। 7.5 करोड़ लोग होते हैं। और ऐसे लोग, ऐसे जन आंदोलन की वजह से हमने कई बार भारत बंद किया है। मेश्राम साहब के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की अकड़ को ढीला करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी के सार्वभौम संसद में लिए हुए कानूनों पर वापस लेने के लिए मजबूर किया है। और कितनी बड़ी शक्ति चाहिए आपको, संगठन शक्ति, कुशल नेतृत्व। बगैर चुनाव के भी देश का हुक्मरान बना जा सकता है। इसके लिए साथियों, बहुजनों को शासक बनाओ अभियान के अंतर्गत चलो बूथ की ओर, चलो गांव की ओर हमको निकलना होगा। अपना पसीना बहाना होगा, अपना पैसा लगाना होगा। बगैर किसी खून खराबे के हम देश के मालिक बन सकते हैं, हुक्मरान बन सकते हैं।
मगर आपको इसके लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम लगाना होगा। क्या ये सब करने के लिए हम लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हुक्मरान बनने से, शासक बनने से, राजा बनने से नहीं रोक सकती है। साथियों, ये काम हमको करना है। और तीसरी बात, इसमें जो विषय लिखा हुआ है, संगठन का सामाजिक एवं भौगोलिक नेटवर्क का विस्तार 6 लाख गांव तक करना और संगठन को जन आंदोलन में रूपांतरित करने से ही व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य संभव है। एक विश्लेषण, मतलब जैसे 6 लाख गांव में आप भौगोलिक नेटवर्किंग खड़ा करेंगे, उसी तरीके से 6 लाख गांव में रहने वाली जो 6000 जाति के टुकड़े हैं, उनको आप सामाजिक लेवल पर जोड़ने का भी काम करेंगे। अब 6000 जाति के टुकड़ों को जोड़ने के लिए फेविकोल चाहिए, कोई सीमेंट चाहिए, जोड़ने के लिए तो मसाला चाहिए ना कोई भाई। बगैर मसाले के, ये टेबल है, इसमें कील ठुकी हुई है, बगैर किसी साधन के वो जुड़ते नहीं है। तो 6000 जाति के टुकड़ों को जोड़ने के लिए आपके पास कौन सा क्या फॉर्मूला है? वो है विचारधारा, वो है आइडियोलॉजी। और विचारधारा कौन सी? विचारधारा 2 प्रकार की होती है, एक जोड़ने वाली विचारधारा और दूसरी तोड़ने वाली विचारधारा। जो ब्राह्मणों की विचारधारा इस देश के अंदर में मनुवादी, ब्राह्मणवादी, वर्णवादी, जातिवादी जो विचारधारा है, वो तोड़ने वाली है, समाज के टुकड़े टुकड़े करती है, एक दूसरे को नीचा दिखाती है। तो हमको फैसला करना होगा, हमें जोड़ने वाली विचारधारा को अपनाना है या तोड़ने वाली ब्राह्मणों की विचारधारा को अपनाना है। यह फैसला हमको लेना होगा। फूले साहू बुद्ध की जो विचारधारा है, संत और गुरुओं की जो विचारधारा है, पैगंबर साहब की जो विचारधारा है, नानक जी की जो विचारधारा है, ये समाज को जोड़ने वाली विचारधारा है। ये फुले साहू अंबेडकर वाली जो विचारधारा है, ये विचारधारा रूपी फेविकोल लेकर के आप समाज में जाइए और अपने मन में ये भाव मत रखिए कि तेरी जाति मेरी जाति से नीच है। अगर आप ये सोच करके जाओगे कि तेरी जाति से मैं थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर ऊंचा हूं, तू मुझसे नीच है, तो आप जोड़ने का काम नहीं कर सकते हैं। आप अपने अहम में, आप अपने घमंड में लोगों को दुश्मनों की विचारधारा लेकर के जा रहे हो। वो जुड़ेगा नहीं आपसे, बल्कि आपके प्रति नफरत, घृणा पैदा करेगा। घृणा से ये काम होने वाला नहीं है।